नमस्कार। मेरे हाथ में एक किताब है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है द ग्रांड डिज़ाइन। इसको लिखा है लियोनार्ड लोडिनोव और स्टीफन हॉकिंग ने। मैंने ये किताब पढ़ा दी है। पहला चैप्टर आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। द ग्रांड डिज़ाइन नाम का प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग द ग्रांड डिज़ाइन का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर का नाम है द रूल ऑफ लॉ। द रूल ऑफ लॉ मतलब सिद्धांत का नियम। सिद्धांत मतलब यहाँ पे लेखक प्रकृति के जो सिद्धांत है उसके बारे में बात कर रहे हैं और लेखक बताते हैं कि हम लोगों को प्रकृति के जो अलग अलग सिद्धांत हैं कैसे समझ में आया और इन सिद्धांतों को समझने से पहले हम किन चीज़ों पे विश्वास करते थे उसके बारे में बताते हैं। तो लेखक सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाइकिंग माइथोलॉजी से। वाइकिंग माइथोलॉजी को नॉर्स माइथोलॉजी भी कहा जाता है और ये माइथोलॉजी स्कैंडिनाविया नाम का एक जगह में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। स्कैंडिनाविया मतलब नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, ये 4 देशों को मिला करके स्कैंडिनाविया बनता है। इन देशों में वाइकिंग माइथोलॉजी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। बहुत प्राचीन समय का बात है। लोगों का ये मान्यता था कि 2 ओल्स रहते हैं, 2 भेड़िया रहते हैं जिनका नाम है स्कोल और हाथी, और ये 2 भेड़िया चांद और सूरज को दौड़ाते हैं और दौड़ाते दौड़ाते इन लोगों को पकड़ लेते हैं। और जब सूरज को पकड़ते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है और जब चांद को पकड़ते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। ये मान्यता है वाइकिंग माइथोलॉजी का। और वहाँ के जो लोग थे, स्कैंडिनाविया के जो लोग थे, वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को छुड़ाने के लिए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे ताकि सूर्य ग्रहण रुक जाए और चंद्र ग्रहण भी रुक जाए। लेकिन कुछ सालों के बाद लोगों को पता चला कि नहीं चिल्लाने के बावजूद भी सूर्य ग्रहण जो है कुछ देर के बाद बंद हो जाता है और कुछ समय बाद चंद्र ग्रहण भी अपने आप छूट जाता है। तो लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि इससे ओल्फ्स यानी कि स्कोल और हाथी का कोई रोल नहीं है सूर्य ग्रहण लगने में। चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स के बारे में सबसे पहली बार प्रेडिक्ट करने वाले बेबीलोनियंस थे। यानी कि मान लो आज चंद्र ग्रहण लगता है तो अगला चंद्र ग्रहण कितने साल बाद कब लगेगा, इसके बारे में बहुत सही तरीके से प्रेडिक्ट कर दिया था बेबीलोनियंस के लोगों ने। और इन्होंने मैथ्स का कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया था, इन्होंने ऑब्जर्व करके अच्छे से देख करके इसका पता लगाया था। इन लोगों को ये भी पता नहीं था कि सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है, अर्थ आ जाता है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था। इसके बाद और भी कई सारे प्रकृति के सिद्धांत को हम लोग जान पाए। लेखक 5000 साल पहले का एक बात का जिक्र करते हैं कि 5000 साल पहले एक जगह है जिसका नाम है ओरेगॉन। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्वत है माउंट मजामा। माउंट मजामा में बहुत बड़ा एक वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटती है। तो शायद बहुत सारे लोग मारे भी गए होंगे वहाँ से। लेकिन वहाँ के जो लोगों में एक कथा प्रचलित थी, एक मिथ माइथोलॉजी प्रचलित थी और ये कथा इस प्रकार है। अंडरग्राउंड में जो माउंट मजामा है, जो पर्वत है, उसके नीचे एक देवता वास करते हैं जिनका नाम है लाओ। लाओ को एक जमींदार की सुंदर कन्या से प्यार हो जाता है। तो लाओ जाते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन वो कन्या उनका प्यार को नकार देती है, जिसकी वजह से लाओ काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं और पृथ्वी के लोगों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। मनुष्य को बचाने के लिए आसमान का जो देवता है जिनका नाम है स्केल, वो लाओ के साथ लड़ाई कर लेते हैं। तो माउंट मजामा में जो देवता रहते हैं उनकी हार हो जाती है और वो पर्वत के नीचे धंस जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा एक गड्ढा बन जाता है और वहाँ पे पानी भर जाता है। तो वो लेक बन जाता है जिसको कहते हैं क्रेटर लेक। खैर ये तो एक मिथ था, लोगों ने कहानियाँ बुनी, कहानियाँ बनाई, लेकिन क्या ये सच है? वहाँ पे कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा, बहुत बड़ा एक ज्वालामुखी फटा होगा, जिसकी वजह से लोगों ने ये कहानियाँ बुनी। जब कोई महामारी फैलती थी, रोग फैलता था, तब भी लोग उसको किसी देवी या देवता के साथ कनेक्ट कर देते थे। इसी वजह से प्राचीन समय में लोग सूरज को पूजा करते थे, चांद को पूजा करते थे, तो प्रकृति को पूजा करते थे, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये जो प्रकृति के नियम हैं, ये असल में ये प्रकृति के नियम हैं, ये कोई देवी या देवता का प्रकोप नहीं है। इसी वजह से लोगों ने ऐसी धारणा बनाई, ऐसी कहानियाँ बनाई।
लेकिन बाद में कुछ ऐसे फिलोसोफर्स, ऐसे दार्शनिक, ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये रहस्य को सुलझाया और बताया कि ये कोई देवता का प्रकोप नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। 2 लाख साल पहले दूसरे ह्यूमन स्पेसीज से मॉडर्न मैन का विकास हुआ, जिसको हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं। और ये विकास सहारा के साउथ वाले क्षेत्र से हुआ, जो अफ्रीका के अंतर्गत आता है। 2 लाख साल पहले दूसरे ह्यूमन स्पेसीज से होमो सेपियंस का विकास होता है, जिसको हम लोग मॉडर्न मैन भी कहते हैं। और 7000 साल पहले तो हम लोग लिखना सीखते हैं, और उसके बाद बहुत सारे माइथोलॉजी चलती है, मिथ्स बनती है संसार के नियमों को जानने के लिए। उसके बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट आते हैं जिनमें से थेल्स अन्यतम है। थेल्स को थेल्स मिलेटस भी कहते हैं, क्योंकि थेल्स जो है वो मिलेटस वाले क्षेत्र से आते हैं। एक शहर है, आयोनिया का एक शहर है मिलेटस, वहाँ से थेल्स आते हैं। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट थे, विचारक थे, और इन्होंने सबसे पहली बार कहा कि हम जो भी चीज़ें आसपास देख रहे हैं, जो हम लोग को लग रहा है कि ये ईश्वर का प्रकोप है या कोई देवी देवता इसको कर रहे हैं, ये असल में ऐसा नहीं है। ये प्रकृति के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिसको हम लोग सुलझा सकते हैं। थेल्स ने ये पहली बार कहा, और थेल्स पहली बार सोलर एक्लिप्स के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। और ये थेल्स जो हैं, इतने बड़े दार्शनिक जो हैं, आयोनिया से बिलोंग करते हैं। आज जिसको हम तुर्की कहते हैं, उसके पश्चिम में बहुत सारे आइलैंड हैं, द्वीप हैं। उन द्वीप समूहों को आयोनिया कहते हैं। आयोनिया में कई सारे विद्वान, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, वहाँ उनका जन्म हुआ। उनमें से थेल्स अन्यतम है। थेल्स आते हैं, एनेक्सीमेंडर आते हैं, पाइथागोरस आते हैं, आर्किमेडिस आते हैं, एरिस्टार्कस आते हैं। ये सारे दार्शनिक आयोनिया से बिलोंग करते हैं। और इसका कारण है कि आयोनिया में क्यों इतने सारे दार्शनिक, इतने बड़े विद्वान पैदा हुए। इसलिए क्योंकि आयोनिया ऐसा क्षेत्र था जो संसार के बड़े बड़े जो सिविलाइजेशन थे उसके साथ जुड़ा हुआ था। वहाँ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से लोग आते थे व्यापार के लिए, इंडस वैली से आते थे, सिंधु घाटी सभ्यता से आया करते थे। तो वहाँ पे ट्रेड के माध्यम से दुनिया के बड़े बड़े विचार आते गए, और वहाँ बड़े बड़े विचारक पैदा भी हुए। और एक मुख्य बात यह है कि वहाँ पे पुजारियों का और पुरोहितों का ज़्यादा वर्चस्व उसी समय में नहीं रहा, जिसकी वजह से लोगों को फ्री थिंकिंग करने का साहस मिला। इसी वजह से आयोनिया में बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसोफर, साइंटिस्ट का जन्म हुआ। उसके बाद पाइथागोरस का जन्म हुआ, जो पाइथागोरस थ्योरम देते हैं। उसके बाद आर्किमेडिस का जन्म हुआ, जो आर्किमेडिस प्रिंसिपल बताते हैं। और उसके बाद एनेक्सीमेंडर का जन्म हुआ। कहा जाता है कि एनेक्सीमेंडर जो हैं वो थेल्स का ही कोई शिष्य रहे होंगे या फिर उनका कोई दोस्त रहे होंगे। एनेक्सीमेंडर कहते हैं कि पृथ्वी में कोई बच्चा अगर आया होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाया होगा, क्योंकि एक बच्चा को सर्वाइव करने के लिए परवरिश की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 10 से 15 साल अगर बच्चे को परवरिश ना किया जाए तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी वजह से एनेक्सीमेंडर ने कह दिया था पहली बार कि इंसान जो है किसी दूसरे स्पेसीज, दूसरे किसी जानवर से उसी का विकास हुआ है। और इस हिंट का इस्तेमाल करके डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया, इवोल्यूशन का सिद्धांत। एरिस्टार्कस 300 BC में ही ये बोल के तो चले गए कि पृथ्वी जो है वो सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, ना ही ये हमारे जो प्लानिटरी सिस्टम का उसका सेंटर है। उन्होंने कहा कि सूरज जो है वो सेंटर है प्लानिटरी सिस्टम का, लेकिन उसी आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया और लगभग 2000 साल तक उनके आइडिया को माना नहीं गया। गैलीलियो दोबारा एरिस्टार्कस का बातों को सही साबित करते हैं। गैलीलियो पहली बार दोबारा बोलते हैं एरिस्टार्कस के बाद कि पृथ्वी जो है वो सेंटर नहीं है प्लानिटरी सिस्टम का और अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसके बाद थॉमस एक्विनास आते हैं, उसके बाद हेराक्लिटस आते हैं, उसके बाद कई सारे और भी फिलोसोफर, साइंटिस्ट आते हैं। फिर जोहान्स केपलर आते हैं। ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे और उनका मानना था कि जो प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनका सेल्फ कॉन्शियसनेस है। फिर लेखक कहते हैं कि ग्रीक्स में जब क्रिश्चियनिटी का विस्तार होता है मध्यकाल में,
उसके बाद कोई भी साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं होती है, कोई भी बहुत बड़े विद्वान, फिलोसोफर्स या कोई साइंटिस्ट वहाँ जन्म नहीं लेते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि 1277 में पोप जॉन 11 जो थे, वो बाइशप टेम्पियर जो पेरिस में रहते थे, उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये 219 हेरेसीज बनाएं। 219 हेरेसीज मतलब ऐसे कानून जो धर्म के विरोध में जाने वाले लोगों के लिए था, जिसकी वजह से मध्यकाल में कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं हुई, कोई भी बहुत बड़े विचारक साइंटिस्ट का जन्म ग्रीक में नहीं हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का जन्म होता है 1596 में, जिनका नाम है रेने डिकार्टेस। रेने डिकार्टेस पृथ्वी के जितने भी नेचुरल लॉ हैं, वो नेचुरल लॉ को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, और उनसे प्रेरित होकर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देते हैं। रेने डिकार्टेस गॉड के सिद्धांत को डिनाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रकृति के जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे सिद्धांत ईश्वर के ही बनाए गए हैं, और ये जो प्रकृति के जो सिद्धांत जितने भी हैं, ये सारे सिद्धांत गॉड के अपने रिफ्लेक्शन हैं, और ये कभी बदलेंगे नहीं। प्रकृति के सिद्धांत एक बार ईश्वर ने बना दिया है, लेकिन इसको कोई बदल नहीं सकता, ईश्वर भी नहीं बदल सकता, बल्कि ईश्वर जो है ये प्रकृति के सिद्धांत ईश्वर का रिफ्लेक्शन है। ये बात रेने डिकार्टेस कहते हैं। रेने डिकार्टेस के बाद जब न्यूटन आते हैं, तो न्यूटन प्रकृति के सिद्धांत को फॉर्मूला के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी वस्तु मूव करती है तो हम वहाँ पे न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग भी होता है तब न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन ही यूज होते हैं। लेकिन कोई वस्तु अगर स्पीड ऑफ लाइट में मूव करती है तो वहाँ पे न्यूटन के जो फॉर्मूले हैं वो काम नहीं करते हैं, तब हम लोगों को आइंस्टाइन के फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। लॉ ऑफ रिलेटिविटी यूज होता है वहाँ पे। लेकिन लॉ ऑफ रिलेटिविटी भी वन काइंड ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा ही है, बस वो एक स्पेशल केस है जहाँ पे अगर कोई वस्तु स्पीड ऑफ लाइट में मूव करता है तब हम वहाँ पे आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाते हैं। तो हम लोगों को ये तो पता चल चुका है कि प्रकृति में जितने भी नियम हैं उसका एक सिद्धांत है, और उसको हम लोग समझ सकते हैं, वहाँ का गणित निकाल सकते हैं, वहाँ का फिजिक्स निकाल सकते हैं, उसको डेसिफर कर सकते हैं, उसका रहस्य को सुलझा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को और कुछ सवाल पूछने होंगे ये यूनिवर्स को समझने के लिए कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द लॉ, और ये सिद्धांत का जितने भी सिद्धांत हम लोगों ने बताए उस सिद्धांत का ओरिजिन क्या है, और भी सवाल पूछने होंगे, जैसे कि आर देयर एनी एक्सेप्शन टू द लॉस, क्या ये लॉ जो प्रकृति के सिद्धांत हैं इसका कोई एक्सेप्शन हो सकता है, यानी कि मिरेकल हो सकता है। इज़ देयर ओनली वन सेट ऑफ पॉसिबल लॉस, क्या सिर्फ एक ही सेट ऑफ लॉ है, क्या ये लॉ के अलावा भी दूसरे लॉस हो सकते हैं, दूसरे सिद्धांत प्रकृति के नियम हो सकते हैं। ये सारे सवाल हमारे मन में उठता है। केपलर, गैलीलियो, डिकार्टेस और न्यूटन, ये चार साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रकृति का जो नियम है उसको ईश्वर नहीं बनाए हैं। क्या ये वही ईश्वर की बात हो रही है जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट में है? अगर ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में जो ईश्वर है उसकी बात अगर हो रही है तो मिरेकल भी पॉसिबल है, यानी कि प्रकृति का जो नियम है उसको भी सस्पेंड कर सकता है और मिरेकल क्रिएट कर सकता है। लेकिन रेने डिकार्टेस का व्यू अलग था। रेने डिकार्टेस ये मानते थे कि प्रकृति का नियम भले ईश्वर ने बनाए हैं, लेकिन प्रकृति का नियम कभी बदल नहीं सकता, उसको तोड़ करके कोई मिरेकल नहीं किया जा सकता। और यही मानना था एरिस्टोटल और प्लाटो का भी। लेकिन जितने भी क्रिश्चियन साइंटिस्ट थे उन लोगों का मानना था, इंक्लूडिंग न्यूटन, ये मानना था कि प्रकृति का जो नियम है उसको ईश्वर ने बनाया है, और उसको ईश्वर अगर चाहे तो उसको सस्पेंड भी कर सकता है और मिरेकल क्रिएट कर सकता है। न्यूटन हमारे जो प्लैनेट्स हैं जो हमारे सूरज के चारों तरफ घूमते हैं उसका स्टेबिलिटी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। न्यूटन का मानना था कि प्लैनेट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और वो डिस्टर्बेंस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके ऐसा होगा कि प्लैनेट्स या तो सूरज के साथ टकरा जाएंगे या फिर अपने जो ऑर्बिट्स है उससे काफ़ी दूर चले जाएंगे। और इसी वजह से न्यूटन सोचते थे कि प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में स्टेबल रखने के लिए ज़रूर गॉड इंटरवेन करता होगा। लेकिन लैप्लेस बाद में आते हैं और ये सारा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। लैप्लेस कहते हैं कि
प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में स्टेबलाइज होने के लिए कोई गॉड का इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, और कहते हैं कि प्लैनेट्स खुद ब खुद अपने ऑर्बिट में स्टेबलाइज हो सकते हैं। लैप्लेस वही व्यक्ति थे जिसने पहली बार साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म का नींव रखते हैं, और हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो पूरी तरह से साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के ऊपर आधारित है, और ये किताब का बेस भी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के ऊपर ही आधारित है। तो जानते हैं साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म होता क्या है। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो प्रकृति का नियम को फॉलो करता है, और हम भी इस यूनिवर्स में रहते हैं, यूनिवर्स की सारे चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसी वजह से हमको भी चाहिए कि हम भी प्रकृति का नियम को फॉलो करें, यानी कि हम भी प्रकृति के नियम के बाहर नहीं हैं। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जो भी एक्शन ले रहे हैं, वो प्रकृति के नियम के साथ साथ ले रहे हैं। हम किसी मिरेकल की वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों, हमारा कोई भी फ्री विल नहीं है। रेने डिकार्टेस ये मानते थे कि हमारा जो शरीर है वो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को फॉलो करता है, लेकिन हमारे बॉडी में जो सोल है वो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को फॉलो नहीं करता है, वो मिरेकल को फॉलो करता है। रेने डिकार्टेस का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। रेने डिकार्टेस का मानना था कि हमारे ब्रेन में जो पाइनियल ग्लैंड है वहाँ पे हमारा सोच बनता है, और हमारा फ्री विल भी वहाँ से जनरेट होता है। लेकिन लैप्लेस का मानना था कि हमारे बॉडी में जो कुछ भी है, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है हमारे बॉडी में, वो यूनिवर्स की तरह साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को फॉलो करता है, और मॉडर्न साइंस के जो फाइंडिंग्स है वो भी यही साबित करते हैं। लैप्लेस का मानना था कि अगर हम यूनिवर्स का स्टेट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जान लें तो हम यूनिवर्स का सारे लॉस के सहारे, सारे फिजिकल लॉस के सहारे हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूनिवर्स का पास्ट और यूनिवर्स का हिस्ट्री। नेपोलियन एक बार लैप्लेस को पूछते हैं कि आप इसमें कैसे गॉड को फिट करोगे, तो लैप्लेस जवाब देते हैं कि मेरे हाइपोथेसिस में गॉड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन रेने डिकार्टेस का मानना था कि ह्यूमन बॉडी जो है वो किसी फिजिकल मशीन जैसा ही है, वो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को फॉलो करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर में जो आत्मा है वो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को फॉलो नहीं करता। आत्मा किसी भी तरह का प्राकृतिक नियम को फॉलो नहीं करता है। अगर हम मान भी लें कि इंसान का फ्री विल होता है, तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो इवोल्यूशन की वजह से है। तो हम कैसे पता करें कि फ्री विल हमारे इंसान के शरीर में इवोल्यूशनरी ट्री में कब अस्तित्व में आया। न्यूरोसाइंस का रिसर्च बताता है कि हमारे ब्रेन में अलग अलग पोर्शन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारे एक्टिविटीज़ को, हमारे एक्शंस को। हैंड मूवमेंट के लिए अलग पोर्शन होता है, स्पीच के लिए अलग मूवमेंट होता है, लेग मूवमेंट के लिए अलग पोर्शन होता है। अगर हम उसी पोर्शन में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दें तो किसी भी पेशेंट में हम लोग डिज़ायर पैदा कर सकते हैं। हैंड मूवमेंट के लिए, लेग मूवमेंट के लिए, स्पीच के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए हम लोग डिज़ायर पैदा कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस से हम किसी भी व्यक्ति में एक्शन लेने के लिए डिज़ायर पैदा कर सकते हैं, तो ये मानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इंसान में किसी तरह का फ्री विल है। हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। वो सारे एटम्स नेचर के लॉस को फॉलो करते हैं, प्रकृति के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, जैसे यूनिवर्स करती है, और उसके असर में जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से हम लोग एक्शन लेते हैं। एक्शन तो हम लोग केमिकल प्रोसेस की वजह से ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इल्यूजन होता है, भ्रम होता है कि एक्शन हम लोग ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों का अपब्रिंगिंग, हमारा जेनेटिक फैक्टर, हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन लेने के बाद हम लोगों को महसूस होता है कि हम लोगों ने एक्शन लिया, लेकिन वो एक इल्यूजन होता है। हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या डिसाइड करना है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि हमारा यूनिवर्स क्या एक ही सेट ऑफ लॉ फॉलो करता है या फिर किसी दूसरे सेट ऑफ लॉस भी फॉलो कर सकता है। इसके बारे में आइंस्टाइन, रेने डिकार्टेस, एरिस्टोटल और प्लेटो का एक ही मत है। इन चारों का कहना है कि यूनिवर्स जो लॉ फॉलो करते हैं वो ज़रूरी है क्योंकि वो लॉजिकल सेंस बनाते हैं। एरिस्टोटल और उनके फॉलोअर्स का कहना था कि हम प्रकृति को ज़्यादा गहराई से ना देखे भी हम प्रकृति के नियमों को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जो सेट ऑफ लॉस अभी फॉलो किया जाता है यूनिवर्स के द्वारा वो सारे एसेंशियल हैं यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब और भी अच्छे से दिया जाएगा आने वाले चैप्टर्स में। और पहला जो सवाल है यूनिवर्स का लॉस कैसे क्रिएट हुआ,
उसके बारे में भी हम लोग और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। अगर आपको कोई सवाल हो आपके मन में यूनिवर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को दूसरे जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, नमस्कार।